खास भूमिका रही। पुलिस के उच्चाधिकारियों ने साजिश का खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कृत किया। श्री एमपी सैनी जी ने फिलहाल IIT में रहते हुए बहुत सराहनीय योगदान दिया और राज्य की हरीश रावत सरकार पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन के लिए उन्हें पुरस्कृत करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। अर्धकुंभ के दौरान आतंकी हमले की साजिश के खुलासे से उत्तराखंड पुलिस की खास भूमिका रही है। पुलिस के उच्चाधिकारियों ने साजिश का खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कृत किया है। ये साइटेशन इनकी सराहनीय सेवाओं। देहरादून ब्यूरो, साधना प्राइम न्यूज। और साथ ही मैं अनुरोध करूंगा SP ट्रैफिक साहब से कि फिलहाल इतना, लेकिन प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अब आप अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज देख सकते हैं एयरटेल DTH के चैनल नंबर 263 पर। देखते रहिए एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर। साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जिंदगी कभी धूप सी, कभी छांव सी, जिंदगी कहीं पास सी, कहीं दूर सी, जिंदगी जरा अपनी सी, जरा पराई सी। जिंदगी चलता रहा है सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कीजिए। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए बिल्कुल लाइव रहिए। ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मारूफ रजा और उत्तराखंड में इस वक्त जो है पूरी तरीके से प्राइम न्यूज छाया हुआ है। CM का सीधा संवाद होने वाला है और आज ही प्राइम न्यूज जो है वो एयरटेल के DTH पे 263 नंबर पे शुरू होगा, उसका उद्घाटन करेंगे और मोहसिन खान जो MD है प्राइम न्यूज के, वो सम्मानित करेंगे हरीश रावत को। आपसे थोड़ी देर में चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं कार्यक्रम स्थल पर, जहां हरीश रावत दिख रहे हैं। DTH प्लेटफॉर्म में ये साधना प्राइम न्यूज का जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये एक महत्वपूर्ण मौका मान सकते हैं। इसमें हम हरीश रावत MD मोहसिन खान के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में आप देख रहे होंगे और स्टेट हेड उत्तराखंड के जो संजय श्रीवास्तव है वो स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नी को मंच पर ले गए हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि जो साधना प्राइम न्यूज के लिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन, जबकि जो उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको उन्होंने एक दायरे और काफी आगे बढ़ाई है। कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आज हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री
परम आदरणीय हरीश रावत जी हमारे जो उपस्थित हैं, हम आपका बहुत जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हमें बहुत प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम को सम्मान देने के लिए हमारे बीच हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी, आप हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी हम बहुत जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हमारे बीच माननीय विधायक श्री राजकुमार जी, हमारे विधायक भूमि शर्मा जी और हमारे साधना प्राइम नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अपने कार्यक्रम की जो हमारी सबसे पहले प्रारंभ करते हुए मैं अपने मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ में श्री मोहसिन खान जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का उनके द्वारा सम्मान करेंगे। मोहसिन खान। साथ ही साथ स्टेट हेड संजय श्रीवास्तव जी से मेरा निवेदन है कि हमारे संजय श्रीवास्तव जी माननीय मंत्री जी का सम्मान करते हुए और साथ ही साथ मनीष पांडे जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ इसको जहाँ साउंड बज रहा है लगा देना, इसको हटा दूंगा ना। ये लाइव इससे पहले कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए, मैं नंबर निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि एक बटन दबाकर आज का जो ये कार्यक्रम है इसकी जो विधिवत प्रारंभ करेंगे उस स्क्रीन पर, उसके लिए यहाँ मेरा विनम्र निवेदन। मेरा विनम्र निवेदन, यदि संभव हो तो थोड़ा सा स्क्रीन को अगर हम इस तरफ टिल्ट कर दें तो थोड़ा सा घुमाने के बाद सभी लोग उसका अवलोकन भी कर सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी, सभी लोग इसका आनंद यहाँ पर लेंगे। मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा यहाँ पर अपनी उपस्थिति के लिए। अति सम्मानित जो अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद और आभार। आपने इस कार्यक्रम को जो सम्मान दिया है उसके लिए सभी सम्मानित अतिथियों का विशेष रूप से हम अभिनंदन, स्वागत और आपका धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। तो मैं और अधिक समय न लेते हुए बहुत संक्षेप में, क्योंकि जितना हम कह सके उतना कम, लेकिन बहुत संक्षेप में मैं ये आपको कुछ जानकारी जरूर देना चाहूँगा। हमारे बीच एक और विनम्र निवेदन में, अच्छे जो सामने लोग बैठे हैं कृपया करके सामने खड़े हैं उनसे विनम्र निवेदन, क्योंकि पीछे थोड़ा कुछ लोगों को देखने में असुविधा है, तो धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सम्मान में हम जो कुछ कहें वो कम है, लेकिन आज हमें मौका मिला है कुछ अति गणमान्य व्यक्ति के बीच में आपको अपने बीच पाकर हम अभिभूत हो रहे हैं। साधना प्राइम न्यूज चैनल जिन्होंने राष्ट्र में अपनी पहचान दिलाई और आज आपको अपने बीच पाकर बहुत हर्ष का अनुभव कर रही है। आज सम्मान समारोह में उपस्थित उत्तराखंड के सतत विकास का संकल्प लेने वाले माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय हरीश रावत जी, स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जी और इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थित प्रदान करने वाले सभी सम्मानित अतिथिगण, विभिन्न मीडिया से पधारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम हर चुनौती को स्वीकार करने वाले व उत्तराखंड को नई दिशा प्रदान करने वाले अपने प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी को उनके द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों के लिए, विशेषकर भारत के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धामों को आपदा के बाद सुचारू रूप से और निर्बाध रूप से अपने नागरिकों को दर्शन हेतु तैयार करने और उसके धन्यवाद देने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं कहूँगा उनके लिए एक बार बहुत जोरदार तालियों से उनका हम आभार
यहाँ पर प्रकट करना चाहेंगे। साथ ही साथ साधना प्राइम न्यूज चैनल के मुख्य जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ मोहसिन खान जी, वो उनके सभी सहयोगी अब अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपका विशेष आभार प्रकट करना चाहते हैं। आपने उत्तराखंड के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, खेल, पर्यटन हर क्षेत्र में जो आपने विकास किया है, उसके लिए निश्चित तौर पर हम आभार प्रकट करते हैं। एक और उपलब्धि जो 2018 में हमारे प्रदेश को देखने को मिलेगी, जो राष्ट्रीय खेलों की जो एक विशेष प्रयास करने के बाद आप हमारे लिए उपलब्धि लेकर आए हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार उस उपलब्धि के लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का बहुत जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन हम करना चाहेंगे। साथ ही साथ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके अथक प्रयासों से आज हम उत्तराखंड राज्य को भी स्वास्थ्य के रूप में एक अथक प्रयास हम करते हुए अपना अनुभव कर रहे हैं। मैं और अधिक समय न लेते हुए यहाँ पर निवेदन करूंगा, साधना प्राइम न्यूज चैनल के जो हमारे स्टेट हेड हैं श्री संजय श्रीवास्तव जी, कृपया यहाँ पर पधारें और प्राइम जो हमारा चैनल है उसके विषय में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। श्री संजय श्रीवास्तव। नमस्कार आप सभी लोगों का। मैं हूँ संजय श्रीवास्तव। आज हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आज हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री हमारे चैनल का जो DTH पे गया उसका शुभारंभ किया उन्होंने। कृपया इसलिए सब लोग ताली बजाएं प्लीज। उससे बड़ा एक आज शुभ का अवसर ये है कि आज हरीश रावत जी के 2 वर्ष कार्यकाल के पूरे हुए हैं। उस सब का हम सब मिलके एक तरफ से जोरदार ताली से इनको जिस सफलतापूर्वक 2 वर्षों में इन्होंने उत्तराखंड को जो उम्मीद नहीं थी जहां ले गए हैं वह अकल्पनीय है। 2013 में आपदा आती है, तो आपदा के समय हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि जून में आपदा आई और आपदा के बाद हमें ये विश्वास नहीं था कि राज्य इतनी जल्दी पटरी पे आ जाएगा। हम लोग मीडिया में हैं, हमने भी आकलन किया कि हमें पूरा आने में कम से कम 5 वर्ष लगेंगे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री परिवर्तित हुए, कैसे हुए, क्या हुए, आज ही के दिन हरीश रावत ने सरकार में सत्ता संभाली। सत्ता संभालने के बाद जिस तरह से पहले ये वर्ष केदारनाथ की यात्रा शुरू कराई, वह कोई नहीं सोचा था और न समझा था। पिछले वर्ष अभी यात्रा बंद हुई है। जिस नेतृत्व के आधार पर जिस तरह से इन्होंने 4 धाम यात्रा को सकुशल संपन्न कराया है, उसके लिए हम चाहते हैं साधना प्राइम न्यूज की तरफ से हम इन्हें वह सम्मान दें कि जिससे पूरा देश ये जाने कि जो 4 धाम यात्रा आराम से नहीं हो सकती थी, आज उस यात्रा में पूरे देश से लोग आ रहे हैं। आपने 4 धाम यात्रा को जिस ढंग से संपन्न कराया, तो उसके लिए पूरा देश जोरदार तालियों से इतना शुभ अवसर है। हमारे बीच में पहाड़ का वो शख्स है जिन्होंने वह चीज कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इतनी जल्दी 4 धाम यात्रा, जिसका पूरा देश में, विदेशों से भी हम लोगों के पास भी फोन आते थे कि भैया केदारनाथ शुरू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिस समय ये आपदा आई उस समय एक पूरे देश में मैसेज गया कि उत्तराखंड की सड़कें टूट चुकी हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। लेकिन उस समाचार को, उस मैसेज को जिस तरह से इन्होंने खत्म किया, हरीश रावत जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि हरीश रावत जी इसी तन्मयता से, इसी मजबूती से इस राज्य की सेवा करते रहें। सर, हम लोग अक्सर आपसे रूबरू होते हैं, तो होता क्या है कि हम आपसे प्रश्न भी करते हैं, आप जवाब भी देते हैं, लेकिन उस चीज को हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, जो पहाड़ का रिपोर्टर्स है, वो हम लोगों से पूछता है कि साहब को हरीश रावत जी से आप प्रश्न करते हो तो कैसा लगता है। तो हम आपसे एक अनुमति लेना चाहेंगे, अगर आप अनुमति दें तो हमारे कुछ रिपोर्टर्स हैं
दो चार कुछ कर सकते हैं आपसे? मनीष जी माइक दिलाइए और मैं उधर सामने देखिए। इसकी शुरुआत मौसम का हाथ में किया था। भैया एक और दीजिए। योगेश हाँ देखिए झुक पहले तो सर आपको बहुत बहुत मुबारक जो आपने 2 साल गुजारे बहुत ही शानदार थे। जिस स्थिति में उत्तराखंड का लग नहीं रहा था कि इतना आगे बढ़ेगा, बाहर के लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब उत्तराखंड ना किसी चीज के लिए रह गया है, ना यहाँ पे पर्यटक नहीं आ रहे थे, पर्यटन एकदम डूब चुका था, तो आपने काफी आगे बढ़े। मेरे एक लौटा सवाल है सर, सिंपल सवाल, जो आपने इतनी लंबी जिस तरह आपने छोटे से स्टेज से लेकर अभी तक मुख्यमंत्री सूबे के आप महाराज कैसे कैसा लगा सर आपको अभी तक? देखिए, अपने घर की, अपने लोगों की और अपनों के साथ सेवा करना या काम करना, मैं काम करना ज्यादा कहूँगा क्योंकि सेवा शब्द जरा सा बहुत डाइसी है। तो काम करना हमेशा आनंदवर्धक भी होता है और थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी होता है। जिस समय हमने काम शुरू किया, ऐसा नहीं था कि उससे पहले काम नहीं हुआ। तो इसीलिए जब मुझसे लोग बात करते हैं तो मैं 4 साल की बात करता हूँ। हमने अपने मंत्रिमंडल का स्वरूप भी वही रखा और हमने नीति और कार्यक्रम भी वही रखे। थोड़ा सा समय की नजाकत के हिसाब से चीजों को मॉडिफाइड किया, कुछ कहीं जोड़ दिया, कुछ कहीं जरा सा ट्विस्ट दे दिया, कहीं उसमें थोड़ा जहाँ पैनेपन की जरूरत थी वहां पर पैनापन दे दिया। बस यही हमने सब किया है। और जो बदलाव है उस बदलाव में मेरा अपना मानना है कि हमारा योगदान कम है। उत्तराखंड के लोगों की जो आंतरिक शक्ति है, विपत्तियों से, चुनौतियों से जूझने की और लोगों के अंदर कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ने की जो उद्दाम भावना है, ये उसका परिणाम ज्यादा है जो कुछ आज दिखाई दे रहा है। और ऐसा लगता है कभी कभी, मैं भी सोचता हूँ कि क्या हम 2013 की उस त्रासदी के सारे अवसाद को अलग रख करके आगे निकल आए हैं? ऐसा भी नहीं। लोगों को ये याद है, मगर लोग याद करते हुए भी आगे बढ़ना चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि उनके लिए एक बेहतर भविष्य बने, बेहतर समय आए और उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथियों का इतना योगदान जरूर है कि हम उसमें उनकी भावना को साथ लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जो मोहसिन जी ने, श्रीवास्तव जी ने और साथियों ने बहुत अच्छी बातें कही, मैं उनकी शुभकामनाओं के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जो कुछ भी अच्छा होगा उस सब का श्रेय मैं निश्चित तौर पर अपने राज्य के लोगों को देना चाहूंगा और जो हजारों लोग ये दिशा में काम कर रहे हैं मैं उनको देना चाहूंगा। हाँ, यदि कहीं कुछ कमियां रह जाएंगी तो वो जरूर हमारे खाते में आनी चाहिए, क्योंकि ड्राइवर की सीट पर मैं बैठा हुआ हूँ। तो यदि गाड़ी लक्ष्य तक पहुंच जाती है तब श्रेय जो है सबको है, जिन्होंने तेल भरा, जिन्होंने गाड़ी को फिट किया और सब काम किया। और कहीं कमी रह जाती है तो इसका अर्थ है ड्राइवर जो है गाड़ी ठीक से संचालन नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये दोनों चीजें हैं। तो हमको
मैं समझता हूँ ऐसी स्थिति आएगी नहीं। आज एक आपदा उभरा हुआ, मानसिक रूप से उभरा हुआ उत्तराखंड है। इसको, इसके विकास को हम कितनी और देने का काम करते हैं वो हम सबके साझे प्रयासों पर निर्भर करेगा। सर, देखा गया है कि एक अच्छी सरकार जो होती है वो कभी कभी अच्छी आलोचना से भी अच्छी होती है। आलोचना का तात्पर्य यहाँ पर मैं सकारात्मक ले रहा हूँ कि उन कामों को याद दिलाना जो शायद आपाधापी में छूट जाते हैं। तो एक सरकार और एक विपक्ष का जो संबंध है, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? यदि ससुराल हो और वहाँ साली न हो, साले न हो, तो ससुराल का वो आनंद नहीं रहता है। और यदि टूटने के लिए, आलोचना करने के लिए, कुछ तीखी तीखी बातें कहने के लिए, कुछ कभी नमक मिर्च वाली बातें कहने के लिए यदि अपोजिशन न हो तो फिर राजनीति बेस्वाद हो जाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि हमको पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सहिष्णुता और उदारता दोनों इसके इसेंशियल कंपोनेंट हैं। हमने बहुत सारे ऐसे मौके देखे हैं जिनमें आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस या जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप अपनी बातें बहुत जोरदार तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से कहते हैं। ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल चीर फाड़ कर देते हैं। लेकिन जैसे आप बाहर निकलते हैं या जैसे उस सब्जेक्ट से वार्ता दूसरे सब्जेक्ट में जाती है, तो आपके मन में यदि अपने विरोधी के प्रति आदर है तब तो लोकतंत्र मजबूत होता है। और यदि आपके मन में कटुता है, क्लेश है, द्वेष है और आप चीजों को उस समय विशेष से, जिस समय आपको आलोचना का अवसर मिला है, आगे लेकर जाते हैं, उसको पर्सनलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वहीं पर थोड़ी गड़बड़ पैदा होती है। और आज मैं देख रहा हूं कि हमारे देश की राजनीति में लोगों की आलोचनाएं पर्सनलाइज ज्यादा होगी। हम दूसरे की अच्छी बातों को एप्रिशिएट नहीं कर रहे। आलोचना प्रशंसा करते हुए भी की जा सकती है। आलोचना सुझावों के साथ भी की जा सकती है। आप कमियों को अच्छे सुझाव देकर के भी उजागर कर सकते हैं। मगर आज आलोचना में सब्सटेंस कम है। ये इसके कारण है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है या पक्ष विपक्ष है, कहीं भी हो, किसी स्तर पर हो, वो आज उतना रचनात्मक नहीं दिखाई दे रहा है जितना रचनात्मक हो सकता था। एक सवाल कर लूं सर। मैं सुशील सिंह से लिखता हूं, तो मैं थोड़ा आपसे बहुत कुछ मिल गया मुझे। जब भी हम विपक्ष को देखते हैं या विपक्ष सरकार को देखती है, तो लगता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, और सरकार को लगता है कि विपक्ष आलोचना के अलावा कुछ नहीं कर रही है। तो दोनों का तालमेल जो है गड़बड़ाने से इससे जनतंत्र का, यानी जनता लॉस में जाती है। आप इससे सहमत हैं सर? देखिए, जब लोग वोट करते हैं तो उस समय एक जिम्मेदारी ए को देते हैं, एक जिम्मेदारी बी को देते हैं या सी को देते हैं। ए का दायित्व है जिनको सत्ता सौंपी, उनका दायित्व है वो अपने नीति कार्यक्रम जन अपेक्षाओं के अनुरूप
नीतियों का निर्धारण करें, कार्यक्रम बनाएं, उनको एग्जीक्यूट करें। बी और सी या डी जिनको अवसर नहीं मिला है सत्ता बनाने का या सरकार बनाने का, उनका दायित्व है कि वो उन नीतियों की सकारात्मक आलोचना करें, उसकी कमियों को उजागर करें। ऐसा नहीं है कि विपक्ष में रहते हुए लोगों ने सत्ता को चेताया नहीं है या सत्ता को अपनी गलतियों को दुरुस्त करने का मौका नहीं दिया है, मगर ये तब हो सकता है जब आपके आलोचना में सकारात्मकता का हो, उसमें आपके सुझाव सम्मिलित हों, वैकल्पिक कार्यक्रम सम्मिलित हो। आप यदि ये कहेंगे कि सुरेंद्र सिंह नेगी ने कुछ नहीं किया, ये तो भाई सब बेकार कर दिया, या आप कंडेम करें, वो आपका कार्य कंडेम करें, मगर आप ये भी तो बताएंगे कि सुरेंद्र सिंह नेगी ने क्या गलत किया, और यदि गलत किया है तो आप ये भी बताएंगे कि उस गलती को सुधारने क्या सुधार है उसका। आप अपना पक्ष तो रखते ही नहीं, क्या सुधार है उसका, आप किसी दूसरे की गलती बताते हैं। ठीक है, सुरेंद्र सिंह नेगी के पास अवसर है, सुरेंद्र सिंह नेगी ने अपने अनुसार एक निर्णय ले लिया, तो दूसरे का दायित्व है कि उस निर्णय के वैकल्पिक निर्णय बनने का काम करे। आज मुश्किल ये हो रही है कि वैकल्पिक निर्णय, वैकल्पिक योजना, वैकल्पिक कार्य प्लान जो है वो कहीं पर है। मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार की 30 साल की रह पर मैं आपको बधाई देता हूँ, और एक जो कार्यकाल है उसको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी की बात आती है, जमीन की समस्या खड़ी हो जाती है। नैनी थार में नए स्कूल खोलने की बात है, जमीन की समस्या खड़ी हो जाती है। कोई केंद्र से कोई इंस्टीट्यूट आता, उसके लिए जमीन की समस्या खड़ी हो जाती है। कोई प्रोजेक्ट आप शुरू करते हैं, जमीन की समस्या खड़ी हो जाती है। ये परमानेंट समस्या है इस सरकार के सामने। इस समस्या के समाधान के लिए क्या है आपके पास? पहले ये था कि हम लैंड बैंक बनाएंगे, लैंड मुझे कहीं दिखता नहीं है। कोई लैंड यूज पॉलिसी होगी, इसका भी मुझे कहीं दिखता नहीं है। लैंड यूज पॉलिसी कैसे होगी? क्योंकि आपने एक बार मेरी बात की थी, सेटलमेंट नहीं, लैंड के आपके पास डाटा नहीं है। तो 65% आपका फॉरेस्ट में गया, 18% आपका जमीन जो है परमानेंटली वो कवर्ड है। थोड़ी बहुत आपकी जो रेवेन्यू लैंड है उसका क्या करेंगे? इसमें ये कह रहा हूँ, इस समस्या के समाधान के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि ये समस्या पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। बिना जमीन के कोई विकास कार्य तो हो नहीं। देखिए, मैं जो आपने सवाल के रूप में कहा, मैं भी उसी को समझता हूं कि समस्या वहीं पर है। हमने इन 15 सालों के अंदर कोई लैंड यूज पॉलिसी नहीं बनाई। शहरी क्षेत्रों में ये प्रॉब्लम और एक्यूट है। मैं आपको नैनीताल का और देहरादून का 2 उदाहरण बताना चाहूंगा। देहरादून में 60% देहरादून अनप्लान्ड देहरादून है, जबकि हमारे पास एमडीडीए है। बेसिकली एमडीडीए की जिम्मेदारी है प्लान डेवलपमेंट, मगर हमने एमडीडीए को इंस्ट्रक्टर बना दिया कि कोई यदि गलत डेवलपमेंट कर रहा है तो उसका वो चालान कर रहा है। वो क्या डेवलपमेंट होना चाहिए देहरादून का, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, वो प्लान नहीं कर रहा है। नैनीताल में आप भीमताल, भवाली चले जाइए, सारे पहाड़ खुद गए हैं, लेकिन नैनीताल लेक अथॉरिटी क्या कर रही है, वो केवल चालान भर कर रही है। ये नहीं बता रही है कि डेवलपमेंट किस तरीके से होना चाहिए था, उसका क्या प्लान होना चाहिए था। आप हमारे पड़ोस के राज्यों को देखिए। उत्तर प्रदेश ने अपनी लैंड यूज पॉलिसी बनाई, उनके पास नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, सो मेनी एलडीए है, कानपुर में उन्होंने सब बना करके आफ्टर ऑल यूपी अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा अपने जमीनों से ले रहा है और उसको अपने दूसरे डेवलपमेंट में खर्च कर रहा है।
दिल्ली के अंदर डीडीए है, द सेम वही काम कर रहा है। हरियाणा में हुड्डा है, वो वही काम कर रहा है। राजस्थान के अंदर वहाँ की उन्होंने 3 लैंड डेवलपमेंटल अथॉरिटीज बनाई है, वो लैंड एक्वायर करते हैं और उसको डेवलप करके उसको राज्य बेचता है और उससे अपनी अर्निंग करता है। उत्तराखंड के अंदर हम ये तो कह रहे हैं कि हमारी अर्बन डेवलपमेंट है, मतलब जो अर्बन फेज है उसमें सुधार लाया जाना चाहिए। सुधार के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? या तो आप टैक्सेशन से लाइए या आप कोई स्रोत क्रिएट करिए। अब देहरादून के अंदर आप टैक्सेशन से पैसा ला नहीं सकते, जमीनों को आप हाथ लगा नहीं सकते। आप जैसे कोई जमीन एक्वायर करिए तो यहाँ हंगामा मच जाता। मुझे मालूम है जब मैंने रिवर डेवलपमेंट फंड रिवर डेवलपमेंट की योजना रिस्पना और बिंदाल में स्टार्ट की तो मुझको कितना रोड ब्लॉक मेरे सामने आया है और मुझको एमडीडीएस कहना पड़ा कि गो स्लो। धीरे धीरे लोगों को परसुएट करके जो है मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कछुए की चाल चलो मगर चलो आगे। हम जबकि रिस्पना और बिंदाल दोनों रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए सबसे माकूल वो हैं जिससे देहरादून में बदलाव लाया जा सकता है। हमने रेट्रोफिटिंग की तरफ क्यों नहीं गया? हमने ऑप्शन क्यों नहीं लिया? वो ऑप्शन हमने इसलिए नहीं लिया, रेट्रोफिटिंग और रीडेवलपमेंट का दोनों में हमको जितने स्टेक होल्डर हैं उनकी अनुमति पहले लेनी पड़ती। मुझे भाई यदि मैं पलटन बाजार में रेट्रोफिटिंग करना चाहूँ तो क्या मैं वहाँ से ये समझता हूँ कि अपना कुर्ता पायजामा जो है सही सलामत बाहर ला पाऊंगा? आप मुझे बताएं, कोई मुझे जरा समझा। हमने एक प्रयास किया चक्रोता रोड के अंदर, लेकिन चक्रोता रोड में कितना उस समय की गवर्नमेंट को स्टिफ अपोजिशन देना पड़ा वो सारे देहरादून को मालूम है। तो अब सवाल जरूर देहरादून में खड़ा हुआ स्मार्ट सिटी वाले में, साहब व्हाई वी हैव नॉट ऑप्टेड फॉर रेट्रोफिटिंग? आप रीडेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं गए? लेकिन उसके लिए क्या जरूरी चीजें हैं, क्या हम देहरादून में वो करने की स्थिति में थे? इस पर किसी ने गौर नहीं किया। तो हम इसीलिए सेफ रास्ता उठाया। हमने कहा जहां कहीं जमीन मिल रही है आप उस जमीन पर जाइए। हमने सब ऑप्शन तलाश किए लेकिन हमको टी गार्डन की जगह मिली और हमने कहा नेगोशिएट करिए, जिस बेस्ट प्राइस पे हो सकता है इसको लेकर के हम अपना प्रस्ताव पेश करते हैं। एटलीस्ट हम क्यों में तो लगे, नहीं तो हम तो पहले ही झटके के अंदर हमारी स्थिति ऐसी हो जाती जैसी स्थिति 2-3 राज्यों की हुई। उन 2-3 राज्यों ने अपने प्रस्ताव ही नहीं दिए। इसलिए प्रस्ताव नहीं दिए क्योंकि उनके पास बुनियादी तौर पर तीनों योजनाओं के तहत रेट्रोफिटिंग, रीडेवलपमेंट और ग्रीनफील्ड में बुनियादी जो इसेंशियल कंपोनेंट थे वही नहीं थे। तो इसलिए दिक्कत यहाँ पर खड़ी हो रही है। दूसरी दिक्कत ये आ रही है, आपने नैनीताल का जिक्र किया। आप सब लोग उत्तराखंड के जब पहाड़ों से डिस्ट्रेस पलायन की बात करते हैं या पलायन की बात करते हैं तो खेती, बागवानी, अवसर नहीं होना, इन कारणों को भी गिनाते हैं। लेकिन आप लोग एक कारण ये भी गिनाते हैं कि वहां लोगों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, अच्छे स्कूल नहीं है। वो केवल देहरादून में है, नैनीताल में है, हल्द्वानी में है, दूसरी जगह है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट पूंजी आई और इसने स्कूल खड़े करने का काम किया। स्वास्थ्य के लिए नहीं है। हमने एक बात तय की कि हमारे पास जमीन की इक्विटी हो सकती है। हम जो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, उनके सामने एक ऑप्शन रखें कि हमारी इस शर्त पर हम आपको जमीन देते हैं और आप आइए यहाँ अच्छे स्कूल बनाइए। जैसे हमने कहा 30%
टोटल सीट्स जो होंगी आपके, जो बच्चे आप लेंगे, उसका 30% आप सरकार के हवाले करेंगे, जिसमें से आधी सरकार लोकल बच्चों को देगी और आधे जो कर्मचारी पहाड़ों में काम कर रहे हैं उनके बच्चों को देगी, और फीस हम तय करने का काम करेंगे। नौकरियों पर हमने कहा कि आप घ श्रेणी में और गौ श्रेणी में एक में 90, एक में 50% लोकल लोगों को देंगे। हमने उनसे कहा कि आप हॉस्पिटल्स बनाएंगे, आप यहाँ होम स्टे की योजना के लिए हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ पार्टनरशिप करेंगे और हमारे लोगों में होम स्टे के कंसेप्ट को प्रमोट करेंगे। आप यहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल बनाएंगे। और ये इन शर्तों के साथ हमने जब जमीन का ऑफर दिया तो कोई तो आएगा। असली बात ये रही, लोगों को ये मालूम नहीं रहा कि ये जिंदल है कौन। लोगों ने समझा कि हरीश रावत नवीन जिंदल को ले आया, जबकि हकीकत ये है वो जो है वो कांग्रेसी जिंदल है, ये जरा जो है भगवा वाले जिंदल है जो आए। लेकिन हमारे सामने कौन भगवा है ये सवाल नहीं है, हमारे सामने है हमारे वहां इन्वेस्ट करने आ कौन रहा है। हमने इसी योजना में पोखरा में यूनिवर्सिटी ले आए हैं। आप 10 साल बाद जाइएगा, पोखरा का पूरा स्वरूप बदल जाएगा उस यूनिवर्सिटी के साथ। और नैनीशार, मैं देहरादून के सब प्रबुद्ध पत्रकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक गाड़ी लीजिए, गाड़ियां 1-2 मैं देता हूं, आप जरा नैनीशार जाकर के देख करके आइए, क्या वो जगह ऐसी है जिस जगह की जमीन का हम उससे ज्यादा कोई बेहतर उपयोग कर सकते हैं, या वहां के लोगों के फायदे में उससे बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है? नहीं। आज यदि वहां जिंदल नहीं गया होता तो उस जमीन का यदि कोई हम वैसे भी कहते कि किसी से वहां हाई स्कूल बना दो, तो कहता था वहां क्यों बनाए, मुझको द्वारसों के सड़क के किनारे जमीन दीजिए, मैं वहां कहां चला जाऊं करके। उनको बड़ी जमीन चाहिए थी, हमने कुछ जमीनें जो है वो नॉन जेडे लैंड थी, वो नाबाद गांव था, हमने उसकी जमीन उनको ऑफर कर दी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। अब लोगों के अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, मैं उस पॉलिटिकल फिलॉसफी को गलत नहीं मानता। एक वैकल्पिक पॉलिसी है, वो कहते हैं कि पहाड़ के जंगल, जमीन और पानी पर केवल पहाड़ के लोगों का अधिकार होना चाहिए। गुड, फाइन, मगर फिर उसके लिए हमको अपनी डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। यदि हम ये चाहते हैं कि आज की स्ट्रेटेजी से काम करें जिसमें हमारे बच्चों को बढ़िया एजुकेशन मिले, हमारे बच्चों के लिए अच्छा स्वास्थ्य मिले, हमारे वहाँ इन्वेस्टमेंट आए जिसमें हमारे लोगों को काम मिले, तो हमको कोई न कोई ऐसी आकर्षक योजना देनी पड़ेगी जिसके जरिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, नहीं तो नहीं आएगा। आज हालत यह है कि 6 और इन्वेस्टर आना चाह रहे थे, जिसमें से एक उत्तरकाशी में मॉडर्न स्कूल वाले जाना चाह रहे थे। अब मैंने कहा भैया अभी नैनीशार का पहले मुझको तय कर लेने दो, एक जगह से तो जान बचे तब मैं दूसरी जगह की सोचूं। मैंने कहा नहीं तो सब लोग जो है, जिस नैनीशार का नाम अगल बगल वाले भी नहीं जानते थे, मैंने कहा थैंक यू पॉलिटिक्स, तुम्हारी कृपा से आज नैनीशार जो है घर घर की आवाज बन गया। लेकिन मैं सारे विशेषज्ञों से मेरा एक अनुरोध है कि मुझको कोई दूसरा वैकल्पिक मॉडल बता दे जिस मॉडल पर मैं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के डेवलपमेंट को ढालने का काम कर सकता हूं। मेरी समझ में जमीन के ऊपर ही विकास का मॉडल बनाया जा सकता है, हवा में नहीं बनाया जा सकता। ये मेरी समझ है। कोई हवा में बनाने वाला कारीगर हो तो महाराज उसको ले आइए, मैं भी उसके लिए उसको प्रणाम करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, हम रावत जी हम करेंगे। मैंने कहा ना कि हम शनै उस दिशा में बदल रहे हैं। हमने एमडीडीए का स्वरूप बदल दिया। अब एमडीडीए से हमने कहा है तुम जमीनें लोगे और उनको डेवलप करोगे और डेवलप करके लोगों को हाउसिंग ऑफर करेंगे। आप जो रेट्रोफिटिंग का रीडेवलपमेंट का काम है, हम रिस्पना बिंदाल का काम उनसे करवा रहे हैं। अब हमने यूहुडा के नाम से एक नया अर्बन डेवलपमेंट के लिए एक बॉडी बनाने का काम कर लिया है। हम उनके जरिए जो है
46 हमारा वो जहाँ हमने राजधानी का वो बनाया है ऊपर, भराड़ी सैन, गरुड़ा बांध, जागेश्वर, ये 3 जगहों को अभी हमने छांटा है, जिनको हम अर्बन अथॉरिटी बना करके वहाँ जो है उसके जरिए जमीनें लेंगे और जमीनें ले करके वहाँ उनको छोटे शहरों के रूप में डेवलप करेंगे। लेकिन अब मुझे डर है कि जब नैनीशार में जहाँ जंगल है वहाँ इतना बड़ा विरोध हो गया तो पता नहीं क्या क्या मुझको और जगह भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक बार जरा सा समझ लें, लोगों से और बातचीत कर लें, तब करेंगे। पहले हमारी योजना थी कि हम अभी इस काम को कर लेंगे, अब हमको 2017 की सरकार के लिए छोड़ना पड़ेगा। 2017 की सरकार निर्णय करे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब तक हम उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 50 सराय ऐसी नहीं बनाते हैं जो वहाँ के लोकल क्राफ्ट और फूड की हों, और जब तक हम कम से कम 2 दर्जन काउंटर मैग्नेट टाउन्स नहीं बनाते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिटीज, काउंटर मैग्नेट टाउन्स नहीं बनाते हैं, तब तक पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर इन्वेस्टमेंट का वातावरण नहीं बनेगा। और इन्वेस्टमेंट का वातावरण नहीं बनेगा तो ये पहाड़ ऐसे ही रह जाएंगे और हम जो है उसके माइग्रेशन पर हमेशा कविताएं लिखेंगे, लेख लिखेंगे और देहरादून में बैठ करके जो है अच्छी गोष्ठियां करेंगे, मगर वहाँ के जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। यदि परिवर्तन लाना है तो फिर कुछ कठोर सत्यों का सामना करना पड़ेगा। और मैंने इसीलिए तय किया, मैंने कहा कोई लाइक करे या न लाइक करे, मैं जो मेरा विजन है डेवलपमेंट का, मैं उसको लोगों के सामने रखूंगा। क्योंकि आज मैं चीफ मिनिस्टर, यदि मैं आज अपना विजन लेआउट नहीं करता हूँ, नहीं रखता हूँ, तो फिर मैं भी लोगों के 2 साल बर्बाद करके चल दूंगा। और आपने देखा होगा, हमने कई क्षेत्रों में, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, आज पहले हमने पॉलिसी का अंग बनाया, हमने कहा भाई कोई निर्णय सरकार का हो उसमें ये बैटिंग जरूर होनी चाहिए कि ये कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, क्योंकि उत्तराखंड जैसे राज्य के अंदर यदि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहा है तो फिर वो पॉलिसी नहीं है। फिर हमने दूसरा दृष्टिकोण दिया, हमने कहा लुक टुवर्ड्स विलेजेस। यदि हम कोई नीतिगत निर्णय कर रहे हैं उससे गांवों की जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा है तो फिर उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए वो नीति कितनी कारगर है, इस पर विचार करना पड़ेगा। थर्ड कंपोनेंट जो हमने दिया, हमने कहा लुक टुवर्ड्स हिमालयस। आप नीति चाहे जसपुर में बनाइए, चाहे आप नारसन में बनाइए, चाहे कोटद्वार में बनाइए, लेकिन उस नीति से समग्र उत्तराखंड के डेवलपमेंट की धारा बन रही है या नहीं बन रही है, इसका ध्यान रखा जाए। नहीं तो जो है हम जो है कुछ इजलैंड्स बनाएंगे, कुछ डेवलपमेंट के टापू जरूर बना लेंगे, लेकिन एक समावेशी उत्तराखंड विकास का नहीं बन पाएगा मॉडल, इसलिए हमने इसको किया। फिर हमने कहा कि हमारे वहाँ महिलाएं इसेंशियल कंपोनेंट हैं, और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हिंदुस्तान के अंदर लड़की के पैदा होने से लेकर के जब वो 60 साल, 65 साल, 70 साल की बुढ़िया हो रही है, उस तक के लिए हमने कोई न कोई समाज कल्याण की योजना बनाई है। फिर हमने कहा लुक टुवर्ड्स पुअर्स। आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जब मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर चार्ज लिया था तो 2 लाख के करीब पेंशन थी, और आज 6 लाख से ज्यादा पेंशन जो है सुरेंद्र सिंह नेगी जी का विभाग बांट रहा है, और मैं इसको 7.5 लाख तक पहुंचाऊंगा। हमने कोई समाज का कोई वीकर सेक्शन ऐसा नहीं छोड़ा है जिस वीकर सेक्शन के लिए हमने ये ना कहा हो लुक हियर, आपके बगल में आपकी सरकार खड़ी है, आपको मदद करना चाहिए। मदद 4 रुपए की हो या 40 रुपए की हो, सहारे के लिए बढ़ाई हुई अंगुली हो या हाथ हो, मगर सहारा सहारा है। तो हम सरकार की तरफ से हर गरीब को, आज आप देख लीजिए हिंदुस्तान में जितनी प्रकार की पेंशन इस छोटे से राज्य ने प्रारंभ कर रखी हैं, उसकी आधी पेंशनें भी किसी राज्य में नहीं, किसी राज्य में। तो हमने कुछ पॉलिसी चेंजेस लाए हैं, लेट्स सी कहाँ चीजें रैंक करती हैं, क्योंकि मेरे पास समय की कमी थी, तो इसलिए हमने पॉलिसी चेंजेस लाए हैं और उसका असर दिखाई देगा। आपका मडुआ जिसको 5 रुपये किलो नहीं पूछते थे, आज 40 रुपये किलो बिक रहा है। आपके झुंगरे का चावल जो है पेशावर की बासमती का मुकाबला कर रहा है।
आपकी गहत की दाल दिल्ली में जो है मोदी जी के अरहर की दाल का मुकाबला कर रहे हो। व्हाट एल्स? ये सिग्नल है पॉलिसी चेंजेस के, ये सिग्नल है जो दिशा में हमने परिवर्तन लाने का काम किया है। इसीलिए कभी मुझसे किसी ने कहा कि भाई आप कैसे आंकेंगे, मैंने कहा मैं एक बात कह सकता हूँ, मैं आप मुख्यमंत्री रहो ना रहो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि जो पॉलिसी चेंजेस मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं उनको बदल दे, और जो बदलेगा वो 1 साल में इतना अनपॉपुलर हो जाएगा कि उसके लिए आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। जो है मैं अपना काम कर चुका हूँ, लेट सी बाकी लोग क्या करते हैं, ये उनका काम है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है कि आप हमारे कार्यक्रम में आए, और आपके कार्यकाल 2 साल का पूरा हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक उत्तराखंड के बेसिक क्वेश्चन करना चाहूँगा और बेसिक सा जवाब भी चाहूँगा कि 15 साल पहले ये राज्य बना, जिस उद्देश्य से, जिस विकास से, जिस मुद्दे के लिए राज्य बना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, एक उत्तराखंड के आम नागरिक के रूप में, उत्तराखंड के नागरिक के रूप में कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, विकास का कार्यकर्ता यदि संतुष्ट हो जाए तो फिर वो कार्यकर्ता नहीं। तो मुझसे यदि आप पूछें तो आई एम द मोस्ट डिससेटिस्फाइड चीफ मिनिस्टर, आई एम स्टिल हंग्री। यदि कोई बैट्समैन रन बनाने जाए और वो क्रीज में जाते ही डकार लेने लग जाए कि मैंने तो काफी काम कर दिया, तो फिर वो आगे रन क्या बनाएगा? जो है मेरा काम है, यदि आज मैं एक काम शुरू कर रहा हूं तो मेरा फर्ज है कि मैं दूसरे कदम के विषय में तत्काल सोचूं। यदि मैं अपने मिनिस्टर को एक काम के लिए सलाह देता हूं तो मिनिस्टर को ये नहीं समझना चाहिए कि हरीश रावत यहीं पर रुक रहा है। मैं उसके साथ 3 और काम भी सोच करके रखता हूं, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि पहला काम ये स्टार्ट कर रहे तब दूसरा बताऊं, ताकि इनके हाथ जो है गजबजाए नहीं। तो आपको मार्किंग करनी पड़ती है समय की, दूसरी चीजों की जो है। तो आई एम स्टिल हंग्री, स्टिल आई हैव एपेटाइट एंड आई वांट टू डू मच मोर व्हाट आई हैव डन। और इसीलिए जब मुझसे लोगों ने कहा तो मैंने कहा मैंने बहुत विनम्र शुरुआतें की हैं, इनको आगे बढ़ाना है और उसके लिए आई एम डिटरमाइंड, मैं उसके लिए डिटरमाइंड हूँ। हाँ, और दोनों से तरीके से मैं, बल्कि जब मैं सहयोगी रहता हूँ तो आई एम वेरी पोलाइट, और जब मैं अपोनेंट होता हूँ तो आई एम वेरी फियर्स। तो जो है मैं दोनों तौर पर, मुझे ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं 2017 में क्या होगा। मैंने कहा 2017 में जो कुछ भी होगा कांग्रेस अपने कर्तव्य का पालन करेगी। तो हम लोगों को ये भी सिखाएंगे कि एज अपोजिशन कैसे आप नीतियों को बदल सकते हैं, कैसे आप नीतियों का निर्धारण करवा सकते हैं। यदि वैसा अवसर आएगा तो हम वो भी करके दिखाएंगे कि कांग्रेस रूल करने में भी व्यस्त है, कांग्रेस अपोजिशन के तौर पर भी व्यस्त है, ये हम सिद्ध करके दिखाएंगे। इसलिए डोंट वरी कि हाउ सेटिस्फाइड आई एम। तो मैंने कहा कि भाई सेटिस्फाइड जिस दिन हो जाऊंगा तो फिर आगे क्या कर पाऊंगा। सर, आपको 2 साल की बहुत बहुत बधाई। आपने गैरसैंण में कहा था 5% पल्प और चकबंदी, इनकी ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या है? क्या 5% पल्प और चकबंदी आपने कहा था, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या है? समझा सर, जब आबकारी नीति का विषय रहा, गैरसैंण सत्र समाप्त हुआ था, तब आपने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा था 5% पल्प का प्रयोग करेंगे। हाँ। इसकी ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या है और चकबंदी जो आप लाए हैं? ग्राउंड रिपोर्ट जैसा उत्तराखंड करता है वैसा ही किया है। और अब देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट तो था नहीं, मेरे पास एक आइडिया था कि हम भूसे की बनाई हुई शराब पी रहे थे, मगर अपनी शराब किसी को नहीं पिला पा रहे थे। तो मैं ये तय किया कि हम अपनी आबकारी नीति को ऐसा बनाएंगे जो हमारे स्थानीय उत्पादों के साथ जुड़ेगी। उसी के तहत हमने फैसला किया कि 10% फ्रूट का पल्प जाएगा करके। अब मुझे मालूम पड़ा है कि अब वो एब्स्ट्रैक्ट के रूप में, कि उस रूप में कच्ची शराब में नहीं मिल सकता था, तो एब्स्ट्रैक्ट के रूप में उसको रखने का इन्होंने नीतिगत निर्णय ले लिया है, या नीतिगत
निर्णय लेने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ यदि 10% भी उसमें जाता है तो ये इसके लिए कई 100 टन माल्टा, नींबू और नाशपाती की जरूरत पड़ेगी। और यदि ये हो पाया, अगले साल तक भी हो पाया, तो ये हमारे हॉर्टिकल्चर सिनेरियो को पूरी तरीके से बदल देगा। लेकिन एक बात और मान करके चलिए, हमने मंडी को इसी पर्पज से दिया है कि मंडी वाइनरी डेवलप करेगी। और मैं वो दिन चाहता हूँ कि जब हम अपने मडवे की स्कॉच या मडवे की जो है वाइन जो है देश और दुनिया के लोगों को पिला सके। एंड वी हैव दैट कैपेसिटी, हम कर सकते हैं। स्कॉटलैंड हमारे जैसा है। यदि स्कॉटलैंड वाले अपनी जौ को हम सबको पिला करके जो है कह सकते हैं ये स्कॉच है, तो हमारा मडुआ तो जौ से बेहतर होगा यार, उसको पिला करके हम भी करेंगे। लेट्स ट्राई फॉर दैट। एक अंतिम प्रश्न चाहेंगे हमारे मुख्य संपादक जी साहब से पूछे, उसके बाद हम कार्यक्रम खत्म करेंगे। सवाल पूछने से पहले सबसे पहले मैं हरीश रावत जी को उनके सरकार के 2 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अक्सर कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपने चैनल पर हरीश रावत जी को बहुत दिखाते हैं। मैं उन्हें यहाँ जब भी उनसे बात होती है उनसे भी यही कहता हूँ, और आज यहाँ भी इस मंच से भी यही बात कहना चाहता हूँ। हम हरीश रावत जी को दिखाने का काम करते हैं क्योंकि वो इतने कार्यक्रम करते हैं, इतना काम करते हैं। अगर आप उन कार्यक्रमों को घटा कर भी दिखाएंगे तब भी इतना स्क्रीन के ऊपर नजर आता है कि आप उसे इग्नोर कर ही नहीं सकते। मैं व्यक्तिगत रूप से हरीश रावत जी की जो एनर्जी लेवल है उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं देखिए, मीडिया से हम ताल्लुक रखते हैं, किसी पार्टी का मैं कोई समर्थक नहीं हूँ, मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ। अगर किसी पार्टी के बारे में मैं बात करूंगा तो वो मेरे प्रोफेशन के साथ बेईमानी होगी। मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन हरीश रावत जी का जो व्यक्तित्व है वो असाधारण है। जो वो काम करने का उनका एनर्जी लेवल है वो बहुत अपर लेवल है, और उससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। मैं हरीश रावत जी सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, बहुत छोटा सा, कि आप उत्तराखंड राज्य से ये जो पलायन हो रहा है, जो नए नए नवयुवक रोजगार की तलाश में उत्तराखंड छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर बाहर काम तलाशने के लिए जाते हैं, उसे आप किस तरीके से रोकने का काम करेंगे? पहली बात तो ये है, कोई एनर्जी लेवल इत्यादि नहीं है। डर का लेवल सबसे बड़ा होता है। मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, डरपोक आदमी हूँ, इसलिए मैं डर के मारे जो है उपस्थित रहता हूँ। जो है हरीश रावत जी, मैं ऑनेस्टली इस चीज को कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। कहने के लिए मुझसे कहा जाता है कि आप बहुत युवा हैं, इतनी जल्दी एमडी बन गए हैं, एडिटर इन चीफ बन गए, लेकिन आपका जब मैं एनर्जी लेवल देखता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप में कॉम्प्लेक्स फील करता हूँ कि मेरा एनर्जी लेवल शायद मैच नहीं कर रहा। भगवान करे आपका वो बढ़ता रहे, और जब बढ़ता रहेगा तब मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कैसा लग रहा है। तो आप थके हुए भी होंगे, टूटे हुए भी होंगे, लेकिन जो फाइल सामने आएगी उस फाइल को आपको लगेगा यदि मैंने इसको दस्तखत नहीं किए तो कल मेरा चैनल में ये न्यूज नहीं लग पाएगी या काम नहीं हो पाएगा। तो मेरी भी स्थिति ऐसी ही है। मुख्यमंत्री हूँ, तो यदि रहना है मुख्यमंत्री तो फिर हर काम को करना ही करना है। रियली सॉरी सर, मैं आपकी वर्क के अलावा देयर इज नो अदर। नहीं सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप उन राजनेताओं में से हैं जिसे जनता की सेवा करने के लिए या काम करने के लिए किसी राजगद्दी की जरूरत नहीं है। आप मुख्यमंत्री हैं या नहीं है, फिर भी जनता के बीच आप जाते हैं, आप काम करते हैं और आप करते रहेंगे, मेरा ये मानना है। निश्चित तौर पर यहाँ जो भी लोग बैठे हैं वो मेरी बात से पूरी तरह से सहमत हैं। आपके प्रोत्साहनपूर्ण शब्दों को मैं याद रखूंगा, बल्कि कल इन्हीं शब्दों के कारण जरा सा मैं अपना एनर्जी लेवल और बढ़ा दूंगा। बल्कि आज भी मैंने अभी 8 बजे से ऑफिसर्स को बुलाया है मीटिंग के लिए जो है। अब मैं कोशिश करूंगा कि जरा सा उनको ज्यादा देर तक बिठाए रखूं जो है उस समय तक, तब तक जब तक नेगी जी का रिटायर्ड होने का सोने का समय नहीं हो जाता। देखिए, आपने जो बात कही, मैं आपका आभारी हूँ, मगर जो पलायन का है ये एक बड़ा
कॉम्प्लेक्स वो है, जितने सिंपल तरीके से हम इसको देखते हैं उतना नहीं है। यदि केरल का चीफ मिनिस्टर वहां ये कहे कि किसी को बाहर नहीं जाना है, पलायन नहीं करना है, तो मलायालीज कहेंगे ये कहाँ से क्या ले आए, हम इसको क्या चीफ मिनिस्टर बना दिया। क्योंकि वहां क्वालिफाइड लोगों का पलायन है, वहां से दक्ष मानव बाहर जाता है और उनका लाइजन अपनी धरती से बना हुआ है। मेरी प्रॉब्लम जरा सा कॉम्प्लेक्स तरीके की है उत्तराखंड की। यहाँ दक्ष मानव भी जा रहा और अपने जीवन के बेहतर अवसरों के लिए यदि वो जा रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएं। लेकिन एक बेबसी का पलायन है जो गरीबी के कारण हो रहा है, अवसरहीनता के कारण हो रहा है, और उस पलायन को रोकना बहुत आवश्यक है। और हमने इसीलिए जो ये आज कहा जा रहा है कि हरीश रावत ने इतनी घोषणाएं कर दी, उतनी घोषणाएं कर दी, मैंने जो शांत पड़ा हुआ तालाब था उसमें हलचल पैदा की। मैं अभी भी जो हमारी खेती की नीति है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, एक्वाकल्चर, डिफरेंट कल्चर्स के साथ, जिसमें वाइट कल्चर भी है, दूध भी है और सब चीजें हैं, उनमें हमने हलचल पैदा की है ताकि लोगों को लगे कुछ हो रहा है। जो उखड़ रहा था, जो अपने खेत को छोड़ रहा था, अपने पशुधन को छोड़ रहा था, उसको मैंने कहा रुक भाई, तेरे लिए कुछ हो रहा है, ताकि उसके पांव ठिठक जाए। अब अगला कदम जो हमको उठाना है, उन ठिठके हुए पांवों को हमको वहां पर जमाना है ताकि वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जम सके। अब अकेले दुनिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर किसी भी परिवार को या किसी एरिया को सप्लीमेंट नहीं करता है। इसीलिए मेरी जो टॉप प्रायोरिटी है इस समय वह है एजुकेशन में गुणात्मक सुधार लाना। और अभी तक मैं कह सकता हूं कि मैंने यदि 20 सीढ़ियां चढ़नी थी तो मैं अभी 5-6 सीढ़ियों पर, मैं उसको एडमिट करता हूं लोगों से। और मेरी कहीं भी मैं कोई मीटिंग कर रहा हूं, बल्कि हमारे विपक्ष के दोस्तों को अच्छा भी लगता होगा, मैं उनका नाम ही नहीं लेता। मुझको उनके नाम लेने की या किसी को क्रिटिसाइज करने की, कोई पॉलिटिकल बात करने की अवसर ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि मुझे लोगों से शिक्षा की बात करनी है कि उसमें गुणात्मकता कैसे आ सकती है। अब वो केवल टीचर से नहीं आ सकती, उसके लिए आपको अपने घर गांव का माहौल बनाना पड़ेगा। एक जो शिक्षा का माहौल था पहले हर परिवार के अंदर, वो डिस्टर्ब हो गया है, उसको रेस्टोर करना है ताकि जो हमारा शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्निकल एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसका भरपूर फायदा उठा सकें। ये दूसरी नेसेसिटी है। तीसरी नेसेसिटी ये है कि आपके चारों तरफ जो कुछ है, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो आपका, जिसको शिल्प कहते हैं, चाहे आपका हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट हो, दूसरी तीसरी चीजें हो, हम कल्चर के हिसाब से बहुत रिच थे, लेकिन हमने अपने कल्चर को, अपनी कल्चर की जो है विशेषताएं थी, उनको कभी ऐसा उसको लिंकअप नहीं किया अपनी नेचर के साथ। नेचर का मतलब है टूरिज्म, जो आपका सर्विस सेक्टर है, उसके साथ हमने लिंकअप ही नहीं किया। तो मेरी इस समय कोशिश ये है कि मैं 3 चीजों को, शिक्षा को ऊंचा उठाऊं, एग्रीकल्चर में लोगों के लिए बेहतर अवसर पैदा करूं, और थर्ड कंपोनेंट जो सर्विस सेक्टर है, जिसमें हमारी कल्चरल एक्टिविटीज का समावेश हम अपने टूरिज्म के साथ करें, और टूरिज्म को इंटीग्रेट करें अपने हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, फूड क्राफ्ट आदि के साथ, ताकि लोगों के लिए उन क्षेत्रों में जहां ये सब चीजें हैं, क्योंकि सीनिक ब्यूटी है, एडवेंचर की संभावनाएं हैं और दूसरी सब चीजें हैं, वो इन एरिया में बहुत बड़ी मात्रा में है।
मगर उनको लिंकअप न करने के कारण उसका अभी तक कॉमर्शियल उपयोग नहीं हो पा रहा था।